सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्स बार बार असेंट देने के वजह विदहोल्ड किए जा रहे थे या फिर रिकंसिडरेशन रिजर्व किए जा रहे थे प्रेसिडेंट के लिए, उनमें से कोई भी बिल को रिजर्व करने का या फिर विदहोल्ड करने का रीजन नहीं दिया जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को ये सजेस्ट किया कि आप मैंडेमस रिट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में आइए ताकि आप रीजन पूछ सके कि ये जो बिल्स हैं ये क्यों विदहोल्ड किए जा रहे हैं, पास क्यों नहीं किए जा रहे गवर्नर के थ्रू। और जब मैंडेमस रिट के थ्रू तमिलनाडु गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल के बाद में एक तरह से टाइमलाइन डिसाइड कर दी। कहा कि जो हमारे गवर्नर हैं उनको कम से कम मतलब उन गवर्नर को 1 महीने के अंदर डिसाइड करना होगा कि उससे उस बिल को विदहोल्ड करना है, असेंट देना है या रिकंसिडरेशन के लिए भेजना है, और विदहोल्ड करने के बाद रिकंसिडरेशन के लिए भेजना है, और वो हो जाने के 3 महीने के अंदर उन्हें उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेजना होगा या असेंट देना होगा। और यही सेम चीज उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए भी टाइम डिसाइड कर दिया कि अगर प्रेसिडेंट के पास कोई भी बिल जाता है रिजर्व होने के बाद तो प्रेसिडेंट को भी 3 महीने के अंदर उस पर कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा। तो एक तरह से यही जाकर के आगे बड़ा मुद्दा बन गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज कैसे करी। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिफाइन ये जो एडजुडिकेशन दिया, इसका एक आर्टिकल आपने सुना होगा, आर्टिकल 142, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है कंप्लीट जस्टिस की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस के लिए वो अपने डिसीजंस ले सकता है। इसी आर्टिकल 142 का यूज करते हुए कंप्लीट जस्टिस के लिए ये टाइमलाइन डिसाइड किया कि कोई भी, चाहे वो गवर्नर हो या प्रेसिडेंट, n नंबर ऑफ टाइम के लिए किसी भी बिल को विदहोल्ड नहीं कर सकते। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 143। अब जैसा कि हमने इस केस में समझा कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट थी उसके बिल्स को काफी दिनों तक गवर्नर के पास विदहोल्ड करके रखा गया, जिसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से एक टाइमलाइन डिसाइड करी, जिसमें जो टाइमलाइन उन्होंने गवर्नर के साथ साथ प्रेसिडेंट के लिए भी डिसाइड करी कि उन्हें इतने ही टाइम पीरियड में विदहोल्ड करना, असेंट देनी होगी, विदहोल्ड करना होगा या रिकंसिडरेशन के लिए भेजना होगा, और 3 महीने के अंदर उन्हें एक तरह से डिसीजंस अपने देने होंगे। पर क्योंकि आर्टिकल 142 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस के लिए ये काम किया, पर ये क्वेश्चन उठता है, जो आर्टिकल 361 है वो गवर्नर और प्रेसिडेंट को राज प्रमुख बोलता है, और जो कि ये बताता है उसका फर्स्ट क्लॉज कि जो हमारे गवर्नर और प्रेसिडेंट होते हैं वो राज प्रमुख होता है, वो किसी भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं होते हैं। तो इस तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस के नाम पे कोई चीज कही है तो क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारे गवर्नर और प्रेसिडेंट भी आंसरेबल होंगे अगर वो 3 महीने में ये चीज नहीं करते? क्योंकि सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं भी ये टाइमलाइन डिफाइंड नहीं है। दूसरा आर्टिकल 143, जो कि एक तरह से जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो उसको एडवाइजरी देने की बात करता है हमारे प्रेसिडेंट को जरूरत पड़ने पे। तो इसी का यूज करते हुए स्मार्टली हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर ने वापस से सुप्रीम कोर्ट को कुछ 13-14 क्वेश्चंस बना करके भेजे और पूछा उनसे कुछ सवालों को कि उन्हीं से एडवाइस ली, उन्हीं के दिए हुए डिसीजन से रिलेटेड। अब इसमें क्या होता है, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं होती है, ये पहले भी हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस पर एडवाइस कर सकती है या नहीं कर सकती है, और प्रेसिडेंट भी बाउंड नहीं होते उस एडवाइस को मानने के लिए। बट एडवाइजरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ओपन है और यहाँ पे उनसे एडवाइजरी ली जा सकती है। तो इसी आर्टिकल का यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि वो क्वेश्चंस पे डिस्कस हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए बनाएंगे। और उम्मीद करते हैं आपको अभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जैसे कि 200, 201, 140, 142 किस तरीके से यूज हुआ है यहाँ पे, आर्टिकल 361 क्या कहता है, जो एक तरह से राज प्रमुख यानी कि हमारे गवर्नर और प्रेसिडेंट को प्रोटेक्शन देता है, ये सारी चीजें। और ये केस जो मेनली अभी चर्चा में रहा था, जिसकी वजह से आपने बहुत बारी देखा होगा कि वाइस प्रेसिडेंट ने कुछ सुप्रीम कोर्ट को कहा, सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद, कि कैसे सुप्रीम कोर्ट अपने यहीं पे 1-2 मेन इशू देखने को मिले हैं, जो शायद मैंने बातों में इसमें डिस्कस भी किया है, बट अगर कुछ छूट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसे कि क्या यहाँ पे जुडिशियल ओवररीच किया है सुप्रीम कोर्ट ने या फिर कंप्लीट जस्टिस किया है। तो मैंने आपको ये पूरी स्टोरी सुना दी है, अब आप एक तरह से मुझे सिर्फ 2 शब्दों में
बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पे जुडिशियल ओवर रीच हुआ है सुप्रीम कोर्ट का या फिर कंप्लीट जस्टिस हुई है। दूसरा, यहाँ पे क्या सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन हुआ है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियरली डिफाइन करता है कि हमारी जो तीनों बॉडीज हैं वो सेपरेटेड है अपने अपने पावर्स को लेकर के। बट क्या यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस के नाम पे ओवर रीच किया अपने पावर पे, या सच में उसने कंप्लीट जस्टिस किया है कि क्यों कोई भी चाहे वो गवर्नर हो या प्रेसिडेंट किसी भी बिल को एन नंबर ऑफ टाइम के लिए विदहोल्ड करके नहीं रख सकते, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हमारी पब्लिक भी इफेक्ट हो सकती है। बाकी जो इस पे सजेशंस हैं कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी कहानी मैंने इजीली समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आएगा और पसंद आएगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।